हेलो बच्चों, वेलकम टू दक्ष कोचिंग क्लासेस। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, मेजर ओशियन रिलीफ फीचर्स। क्या? मेजर ओशियन रिलीफ फीचर्स पढ़ा। अभी जो हमारा जो नया टॉपिक है, इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं? माइनर। मेजर में हमने चार पढ़े थे। कौन कौन से पढ़े थे वो आपको याद होंगे। सबसे पहला पढ़ा था हमने कॉन्टिनेंटल शेल्फ। कॉन्टिनेंटल शेल्फ। फिर क्या आया था? कॉन्टिनेंटल स्लोप। फिर क्या आया था? बेसिन बोल दो, डीप बेसिन बोल दो। डीप ओशियन बेसिन या फ्लोर बोल लो, डीप सी फ्लोर। इसी को क्या बोलते हैं? डीप सी फ्लोर। और फिर एक लास्ट में तो चौथा। हाँ, एक सबसे लास्ट में क्या था? ओशियानिक डीप्स या ट्रेंचेस भी बोल देते हैं, ओशियानिक डीप्स। या कभी कभी इसी को क्या बोलते हैं? ट्रेंचेस। तो ये चार चीजें हमने पढ़ ली है। अभी जो हमारा जो नया है, उसमें हम पढ़ने वाले हैं माइनर रिलीफ फीचर्स। क्या पढ़ने वाले हैं? माइनर रिलीफ फीचर्स। तो अब देखते हैं। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है कि अपार्ट फ्रॉम द एबव मेंशन, जितने भी अभी तक हमने मेजर रिलीफ फीचर्स पढ़े हैं, कुछ माइनर रिलीफ फीचर्स भी हैं। कौन कौन से माइनर? जैसे मिड ओशियानिक रिजेस। मिड ओशियानिक रिजेस जो है आपको मिल जाएगी। अब मिड ओशियानिक रिज इज अ कंपोज। अच्छा, रिज का मतलब यहाँ पे ऐसे समझ लो, ऐसे छोटे छोटे पहाड़ होंगे, ऐसे अंदर समुद्र के अंदर ही ऐसे पहाड़ होंगे। ठीक है। A mid-oceanic ridge is a composed of two chains of mountains separated by a large depression. इनके क्या हो गया? लार्ज डिप्रेशन। अच्छा, ये जो रीजेज होते हैं किसकी वजह से बनते हैं? जो मिड ओशियानिक रीजेस, मिड ओशियानिक रीजेस, ये तब बनते हैं जब क्या कहते हैं कि, देखो याद करो तो हमने क्या कहते हैं कि प्लेट के मूवमेंट को पढ़ा था। प्लेट मूवमेंट। प्लेट मूवमेंट तीन प्रकार के होते थे। एक होता था कन्वर्ज, जब कन्वर्ज होते थे। एक होता था डाइवर्स। ठीक है। एक होता था डाइवर्स और तीसरा होता था क्या कहते हैं कि जब एक दूसरे के पैरेलल, जिसको हम बोलते थे कि कहते हैं कि ट्रांसवर्स। तो देख लो, जो ये मिड ओशियानिक रीजन जो बनेगी वो किसकी वजह से होते हैं? डाइवर्जेंस ऑफ प्लेट्स की वजह से होते हैं। किसकी वजह से होते हैं? डाइवर्जेंस ऑफ प्लेट्स। डाइवर्जेंस ऑफ प्लेट्स मतलब समझ रहे हो कि जब प्लेट्स क्या हो रहे हैं, जैसे ये एक प्लेट है, दूसरी प्लेट ये है। जब ये दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे हैं तो बीच में ऐसे जगह बचेगा। उसी जगह में क्या होता है, ऐसे क्या होंगे कि ये बन जाएंगे, क्या नाम है? डीप ओशियानिक रीजेस बन जाएंगे। तो वही लिखा हुआ है कि ये लार्ज डिप्रेशन सेपरेटेड बाय लार्ज डिप्रेशन द माउंटेन। देखो ये इस डायग्राम में देखो, ये देखो ना, ये देखो यहाँ पे ये है, ये मिड ओशियानिक रिज, ये बीच में क्या कहते हैं कि ये इसी को बताया हुआ है। ये देखो एरो बना हुआ है कि ये है मिड ओशियानिक रिज, यानी कि ये जो पहाड़ पहाड़ से दिखाई दे रहे हैं यही सब है मिड ओशियानिक रिज। ठीक है। इनके बीच में एक गैप है। मिड ओशियानिक रिज के बीच में क्या है? गैप है। ठीक है। अब आगे द माउंटेन रेंजेस कैन हैव पीक्स एज हाई। कितने लगभग लगभग यहाँ पे जो ये माउंटेन होंगे, इसमें इनमें जो लगभग ये जो मतलब मिड ओशियानिक रिज का मतलब एक प्रकार से समंदर के अंदर माउंटेन्स, ये क्या होंगे? कभी 2500 मीटर के होंगे और कभी इससे सरफेस के ऊपर भी आ जाते हैं। आइलैंड, जैसे इस डायग्राम में देखना, इस डायग्राम में जो मिड ओशियानिक रिज, देखो मिड ओशियानिक रिज आपको सबसे ज्यादा कहाँ पे मिलेगी जानते हैं? मिड ओशियानिक रिज आपको मिलेगा यहाँ, अटलांटिक ओशियन में। ऐसे यहाँ पे आपको मिड ओशियानिक रीजन मिलता है, ये पूरा पूरा मिड ओशियानिक रीजन। तो यहाँ पे देखो ये जो आइलैंड है, ये जिसको हम ग्रीनलैंड बोल रहे हैं। ठीक है। ग्रीनलैंड को आइसलैंड भी बोला जाता है। ठीक है। ये सॉरी सॉरी, ग्रीनलैंड है वो, ग्रीनलैंड आइसलैंड नहीं है, सॉरी सॉरी सॉरी, ये है आइसलैंड। देखो ये आइसलैंड आपको दिखाई दे रहा है। ये जो आइसलैंड है, ये एक्चुअल में ये क्या है? ये समझ लो कि आइसलैंड जो ये बना है, ये किसका पार्ट है? ये पार्ट है मिड ओशियानिक रिज का। ये जो आइसलैंड आपको दिखाई दे रहा है, ये मिड ओशियानिक रिज का पार्ट ही है, जो ऊपर आ गया है, जो सरफेस के ऊपर भी आ गया है। समझ में है ना?
तो मिड ओशियानिक रिज जो है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आइसलैंड अ पार्ट ऑफ द मिड अटलांटिक रिज इज एन एग्जांपल। तो आइसलैंड जो है ये मिड, ये उसका एग्जांपल है। यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बताया है कि ये क्या कहते हैं कि यहाँ पे आपको एक पूरा पूरा एक मिड क्या कहते हैं, यहाँ पे आपको रिजेस मिल ही जाएंगे। उसका एक पार्ट पार्ट जस्ट एग्जांपल मैंने बताया, ये आइसलैंड। ओके, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे देख चलते हैं। आगे चलते हैं तो देखो, सबसे पहला जो माइनर रिलीफ फीचर था उसमें मिड मिड ओशियानिक रीज। फिर सेकंड माइनर जो सेकंड रिलीफ फीचर है उसका नाम है सी माउंट। अगले रिलीफ फीचर का नाम क्या है? सी माउंट। सी माउंट जो होगा, नाम से ही पता चल रहा है कि सी के अंदर क्या होगा कि ये पॉइंटेड समिट्स। पॉइंटेड समिट्स मतलब ऐसे समंदर के अंदर समझ लो कि एक प्रकार से माउंटेन्स, समंदर के अंदर माउंटेन्स हैं, राइजिंग फ्रॉम द सी फ्लोर दैट डज नॉट रीच द सरफेस ऑफ द ओशन। और ये क्या कहते हैं कि ये सी फ्लोर से तो चलते हैं लेकिन ये ओशियन तक पहुंच, मतलब कि सरफेस तक नहीं पहुंच पाते। सी माउंट्स आर वोल्केनिक इन रीजन। क्या? तो हमें इसके बारे में पता होना चाहिए कि सी माउंट्स क्या है क्या नहीं। सी माउंट्स पॉइंटेड समिट्स होते हैं। पॉइंटेड समिट्स मतलब कि ऊपर पॉइंट में हो। दूसरा चीज वोल्केनिक इन ओरिजिन, मतलब वोल्केनो से बनते हैं। तीसरा चीज बताया कि क्या कहते हैं कि ये सरफेस तक नहीं पहुंचते। क्या नहीं पहुंचते? डज नॉट रीच द सरफेस ऑफ द, डज नॉट रीच द सरफेस ऑफ द ओशियन। ओशियन के सरफेस पे नहीं पहुंचते। दीज कैन बी 3000 मीटर, ये कितने 3 से लेकर के 4000 मीटर तक टॉल होगी। द एम्परर सी माउंट, ये एग्जाम्पल है। हवाईयन सी आइलैंड, हवाईयन आइलैंड याद करो, मैंने बता रखा है हवाईयन आइलैंड ये है। यहीं पे एम्परर सी माउंट, यहीं पे क्या कहते हैं कि आपको क्या मिल जाएगा? एम्परर सी माउंट। ठीक है, एम्परर सी माउंट जो है वो किसका? हवाईयन आइलैंड का पार्ट है। ये हवाईयन आइलैंड है, याद करो मैंने बता रखा है कि ये कितने यूनाइटेड स्टेट्स के वेस्ट में है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि इसका एग्जांपल ये पैसिफिक ओशियन में, याद करो मैंने बताया भी है कि ये क्या है, ये यहाँ पे जो ये ओशियन है ये पूरा पूरा क्या है? पैसिफिक ओशियन है, इसी में एम्परर सी माउंट है। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एम्परर सी माउंट कहाँ पे है? तो एम्परर सी माउंट कहाँ पे है? पैसिफिक ओशियन। आगे सबमरीन कैनियंस। तो देखो इसमें क्या हो गया, अभी तक हमने पढ़ लिए दो। सबसे पहला पढ़ा, फिर दूसरा पढ़ लिया सी माउंट। पहला पढ़ा था क्या? मिड ओशियानिक रीजेस, मिड ओशियानिक रीजेस। अभी हमने पढ़ लिया सी माउंट। तीसरा आ गया सबमरीन कनियंस, सबमरीन कैनियंस। अब देखो ये कैनियंस, जैसा कि मैंने पहले ही बताया, कैनियंस ऐसे समझ लो, ऐसे पूरा पूरा समझ लो ऐसे पहाड़ है। हाँ, ये पूरा पूरा क्या है इसमें, ऐसे समझ लो ये पहाड़। इस पहाड़ में से ऐसे समझ लो, यहाँ से ऐसे 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 वो नदियां, मतलब टूट टूट के अलग अलग एकदम से नदी फ्लो हो रही है, तो इसी को बोलते हैं कैनियंस। तो देखो, दी आर डीप वैलीज, एक्चुअल में ये डीप वैलीज होती है, मतलब इस साइड भी पहाड़ समझ लो ऐसे, इस साइड भी पहाड़ समझ लो, और बीच में क्या हो जाए? नदी फ्लो हो रही है। इसी को बोलते हैं डीप वैली। ये डीप वैलीज होती हैं सम कंपेरेबल टू ग्रैंड कैनियन ऑफ द कोलोराडो रिवर। अब कोलोराडो रिवर भी कहाँ पे है? वो यूएसए में है, याद करो। कोलोराडो भी रिवर भी कहाँ पे है? यूएसए में है। दे आर समटाइम्स फाउंड कटिंग अक्रॉस द कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स। देखो कभी कभी, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, कॉन्टिनेंटल शेल्फ समझ लो, ये कॉन्टिनेंट्स। तो मैंने बताया था कि ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स ऐसे होंगे। कॉन्टिनेंटल शेल्फ थोड़ा सा ऐसे मतलब कि सॉरी, कॉन्टिनेंटल शेल्फ इसको कट कर रहे हैं, इसको ऐसे बीचों बीच से ऐसे समझ लो कि ऐसे ये बीचों बीच से ऐसे कट कर रहे हैं। ठीक है, तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स को ये कट करते हैं। ये क्या करते हैं? कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स को क्या करते हैं? कट करते हैं। और क्या कहते हैं कि हाँ, एंड स्लोप्स एंड कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स को, कॉन्टिनेंटल शेल्फ फुल हमेशा इसको कट करते हैं। और धीरे धीरे क्या कहते हैं कि
हाँ, और ये एक्सटेंड करते हैं कहाँ से? माउथ ऑफ फ्रॉम द माउथ ऑफ लार्ज रिवर। ये स्टार्ट कहाँ से होते हैं? लार्ज रिवर के माउथ से स्टार्ट, लार्ज रिवर के माउथ के से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब क्या कहते हैं कि द हडसन कैनियन इज द बेस्ट नोन सबमरीन कैनियन इन द वर्ल्ड। जो सबसे बेस्ट जो नोन अब तक का जो कैनियन है, उसका जो नाम है वो क्या है? हडसन कैनियन, ठीक है। फिर उसके बाद में अगला, गुयोर्स। इट इज अ फ्लैट टॉप्ड सी माउंट। गुयोर्स जो होंगे, ये भी सी माउंट ही है बस, लेकिन क्या कहते हैं, अगला चौथा जो आता है कनियंस, आपको समझ में आ गया। फिर क्या? फिर अगला आता है गुयोर्स, ये फ्लैट टॉप होंगे। अभी हमने बताया था ना कि जो सी माउंट होते थे वो उसमें क्या होता था, ऐसे पीक होती है, लेकिन इसमें पीक ना हो करके, इसमें पीक ना हो करके ऐसा होगा, फ्लैट होगा, ऐसे ऐसे होगा, फ्लैट। यहाँ पे ऐसे होगा, ऐसे ये फ्लैट होगा ऊपर, ठीक है। ये क्या होगा? ऊपर फ्लैट होगा। दूसरा, ये भी वोल्केनिक इन ओरिजिन होगा, वोल्केनिक इन ओरिजिन। ये भी वोल्केनिक, वोल्केनो से ही बनता है। दे शो एविडेंसेस ऑफ ग्रेजुअल सबसिस्टेंस थ्रू द स्टेज ऑफ, ये धीरे धीरे क्या करते हैं, बिकम फ्लैट टॉप सबमर्ज्ड माउंटेन्स होते हैं ये। इट इज एस्टिमेटेड दैट मोर देन 1000 सी माउंट्स एंड ग्योर्स एग्जिस्ट इन द पैसिफिक ओशियन एंड पैसिफिक ओशियन में ये माना जाता है कि ऐसे बहुत सारे क्या कहते हैं कि ग्योर्स हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे, आगे देखें तो एटॉल। एटॉल क्या होता है, इसको समझने के लिए देखो सिंपल सी बात है। एटॉल को समझ लो ऐसे, यहाँ पे देखो, पांचवा जो है वो इसका नाम है एटॉल। अब ये एटॉल होता क्या है, ऐसे समझ लो कि ये समझ लो पूरा पूरा पानी है। हाँ, इस पानी में यहाँ पे समझ लो ये ऐसे किनारे किनारे पे, यहाँ पे समझ लो ऐसे कुछ, ये एटॉल मतलब कि एक प्रकार से ऐसे किनारे किनारे हो जाएंगे और बीच में पानी नहीं है। तो ये जो किनारे किनारे पे ये उठ गए, इसी को बोल देते हैं एटॉल। तो एटॉल क्या होता है अब समझते हैं, देखना। दीज आर लो आइलैंड्स फाउंड इन ट्रॉपिकल ओशियंस। अच्छा, ये क्या होते हैं? आइलैंड ही होते हैं। एटॉल्स क्या होते हैं? आइलैंड ही होते हैं। तो एटॉल्स क्या होते हैं? एटॉल्स लो आइलैंड होते हैं। लेकिन ये सबसे ज्यादा कहाँ पे पाए जाते हैं? फाउंड इन ट्रॉपिकल ओशियंस। ये ट्रॉपिकल ओशियंस में पाए जाएंगे, ओके। अच्छा, इसमें किससे, ये किससे बने होते हैं? कोरल रीफ से बने होते हैं। कोरल रीफ सराउंडिंग द सेंट्रल डिप्रेशन। इट कंसिस्ट ऑफ कोरल रीफ सराउंडिंग सेंट्रल डिप्रेशन। सेंट्रल डिप्रेशन मतलब ये बीच में खाली स्थान होगा, उसके चारों ओर ऐसे क्या बीच में ऐसे पानी के साथ स्थान होगा और बाकी चारों ओर से ऐसे घेर लेंगे इसे। तो इसी को, ये जो चारों ओर से घेर लिए, इसी को बोल देते हैं एटॉल। क्या बोल देते हैं? एटॉल, ओके। इतना तक बात आपको समझ में आ गया होगा। तो ये कभी कभी क्या होता है कि इट में भी पार्ट ऑफ सी, सी का भी पार्ट हो सकता है, लगून का पार्ट हो सकता है, इसमें कभी फ्रेश वाटर भी हो सकते हैं, ब्रैकिश वाटर भी हो सकते हैं, या सैलाइन वाटर भी हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है, तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब अगला आता है टेम्परेचर ऑफ ओशियन वाटर्स। टेम्परेचर ऑफ ओशियन वाटर्स, तो देखो अगला जो हमारा हेडिंग आ गया वो टेम्परेचर आ गया कि टेम्परेचर कितना होगा, ओशियन वाटर का टेम्परेचर कैसा होगा।
तो देखो इसमें क्या कहते हैं कि देखेंगे दो वेरिएशन देखा जाता है, स्पेशियल और वर्टिकल देखा जाएगा कि टेम्परेचर कैसे वेरी कर रहा है। कि मतलब ओशियंस में कहीं पे ओशियंस क्या होते हैं कि जहाँ पे ज्यादा सोलर एनर्जी होगी वहां पे हीट हो जाएगा, ओशियंस वाटर गेट हीटेड अप बाई सोलर एनर्जी जस्ट एज लैंड। देखो जैसा कि हमने पहले पढ़ा रहता है कि सोलर एनर्जी की वजह से क्या होगा, ओशियन वाटर क्या होंगे, हीट होंगे। द प्रोसेस ऑफ हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ द ओशियानिक वाटर इज स्लोअर। याद करो मैंने पहले ही बताया था कि जो वाटर जो होगा वो जितना तेजी से मतलब कि बहुत धीरे धीरे गर्म भी होता है और बहुत तेजी से बहुत धीरे धीरे ठंडा भी होता है। वाटर को गर्म होने में भी टाइम लगता है और वाटर को ठंडा होने में भी टाइम लगता है। ओके, एज कंपेयर टू लैंड। इतना बात समझ में आया? अब आते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग द टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन। अब कुछ ऐसे फैक्टर्स बताओ जो टेम्परेचर के डिस्ट्रीब्यूशन को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। सबसे पहला, द फैक्टर विच अफेक्ट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टेम्परेचर, लैटिट्यूड। देखो जो याद करो मैंने बता रखा है कि लोअर लैटिट्यूड, लोअर लैटिट्यूड का मतलब होता है कि जैसे ये है अर्थ, ये है इक्वेटर। इक्वेटर पे लाइन, इक्वेटर के जो इक्वेटर के पास वाले जैसे ये सब क्या होते हैं, लोअर। इधर देखो ये लोअर टू हायर होते हैं, इधर वाले हैं जो यहाँ पे लैटिट्यूड होंगे इनको हायर लैटिट्यूड, और इसको क्या बोलेंगे, लोअर लैटिट्यूड। ओके, तो जो लोअर लैटिट्यूड होंगे यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा, लोअर लैटिट्यूड में टेम्परेचर क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे लाइट सीधे पड़ती है लोअर लैटिट्यूड में टेम्परेचर। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, द टेम्परेचर ऑफ द सरफेस वाटर डिक्रीजेज फ्रॉम द इक्वेटर टूवर्ड द पोल्स। अब देखो जैसे जैसे आप, मैंने जैसा कि बताया कि आप इधर से इधर जाओगे, तो हाँ इधर से इक्वेटर से पोल की तरफ जाओगे, इक्वेटर से पोल की तरफ जाने पे क्या होता है, टेम्परेचर कम होता जाता है। टेम्परेचर कम होता जाता है क्योंकि लाइट कम पड़ती है, इस वजह से उसका हीट भी क्या होता है, कम होता जाता है, यानी कि सरफेस वाटर का जो टेम्परेचर होगा वो भी क्या हो जाएगा, कम होता है। अगला आता है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर की वजह से भी क्या होगा, ओशियंस इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। याद करो ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, ये सदर्न हेमिस्फीयर है। जो ओशियंस नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होंगे इनको ज्यादा हीट मिलेगी। क्यों? क्योंकि ये किसके कांटेक्ट में होते हैं, यहाँ पे बहुत ज्यादा लैंड है, यहाँ पे लैंड भी है ज्यादा, तो इस वजह से क्या कहते हैं कि हीट ज्यादा मिलती है। और वहीं पे क्या कहते हैं कि ओशियन जो सदर्न हेमिस्फीयर में होते हैं उसमें लैंड कम, यहाँ पे लैंड क्या है, कम है। जब यहाँ पे कम लैंड है तो इस वजह से क्या कहते हैं कि, यानी कि ओशियन जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो ओशियंस होंगे उनको ज्यादा हीट मिलती है एज कंपेयर टू सदर्न हेमिस्फीयर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या कहते हैं, लैंड ज्यादा है और यहाँ पे लैंड कम है। अब बात करते हैं प्रिवेलिंग विंड। देखो जो विंड फ्लो होती है, तो विंड ब्लोइंग फ्रॉम द लो लैंड टूवर्ड द ओशियन ड्राइव वार्म सर्फेस। अब देखो मान लो कि ये यहाँ पे इस साइड में समझ लो लैंड है, इस साइड में ओशियन है। तो अगर जो ओशियंस जब लैंड से ओशियन में आएगी जो हवाएं वो हमेशा गर्म हवाएं लेंगी, जो लैंड से ओशियन में जो हवाएं आएगी वो हमेशा लैंड टू ओशियन, लैंड टू ओशियन हमेशा कैसी हवाएं होगी, वार्म हवाएं। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, इट रिजल्ट्स इनटू द लॉन्गिट्यूडनल अपचा। यहाँ पे समझने वाली बात क्या है कि हाँ, यहाँ पे देखो क्या होगा कि हाँ, अपवेलिंग ऑफ कोल्ड वाटर, ये किसके कारण बनती है, अवे फ्रॉम द कोस्ट रिजल्टिंग इन द अपवेलिंग ऑफ कोल्ड वाटर। कोल्ड वाटर को क्या कहते हैं कि ऊपर लेकर के आते हैं, कोल्ड वाटर को क्या करते हैं, ऊपर लेकर के आते हैं। इट रिजल्ट्स इनटू द लॉन्गिट्यूडनल वेरिएशन ऑफ द टेम्परेचर। इसकी वजह से टेम्परेचर में क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल वेरिएशन आ जाता है। कॉन्ट्रेरी टू दिस, ऑन शोर विंड्स, ऑन शोर विंड्स का मतलब होता है कि जो ऑन शोर का मतलब होगा सी टू लैंड, जो सी टू लैंड हवाएं जाएंगी वो हमेशा कैसी हवाएं होती हैं, वो ठंडी हवाएं होती हैं। ठीक है, तो वो टेम्परेचर को हमेशा क्या कहते हैं, पाइल ऑफ वार्म नियर द कोस्ट, वो कोस्ट किनारों पे क्या कहते हैं कि गर्म हवाएं लाएंगे। दिस रेजेस द टेम्परेचर, इसकी वजह से टेम्परेचर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ओके, तो ये तीन पॉइंट्स उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गए हो। चौथा पॉइंट है ओशियन करंट्स। ओशियन करंट्स क्या है, हाँ ओशियन करंट्स
देखो वार्म ओशियन करंट हमेशा टेम्परेचर को बढ़ाएंगे। वार्म ओशियन करंट्स टेम्परेचर को बढ़ाती हैं कहाँ पे, कोल्ड एरियाज में। वाइल कोल्ड करंट डिक्रीज द टेम्परेचर इन वार्म ओशियन एरियाज में। जैसे गल्फ स्ट्रीम कहाँ पे है आपको पता है? यहाँ पे है गल्फ स्ट्रीम, ये गल्फ स्ट्रीम यहाँ से है। ये गल्फ स्ट्रीम है, यहाँ से जो हवाएं वो आती हैं, ओशियन करंट्स आती हैं, वो गल्फ स्ट्रीम। गल्फ स्ट्रीम वार्म करंट रेजेस द टेम्परेचर नियर द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका। तो याद करो ये ईस्टर्न कोस्ट ही एक, ईस्टर्न कोस्ट ही तो है नॉर्थ अमेरिका का। हाँ? ये यहाँ पे जो गल्फ स्ट्रीम होती है, ये जो गल्फ स्ट्रीम यहाँ से आती है, यहाँ पे बहुत ज्यादा इसमें गर्मी बढ़ाती है। यहाँ पे जो गल्फ स्ट्रीम आती है वो क्या करती है, यहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी बढ़ा देती है। तो ये भी एक रीजन है। एंड द वेस्ट कोस्ट ऑफ द यूरोप, while the Labrador current जो cold current है, lower the temperature near the नॉर्थ अमेरिका। यहीं पे लेब्राडोर करंट है, ये इधर से आती होगी, ये ऐसे आती होगी लेब्राडोर करंट। तो यहाँ पे इसका टेम्परेचर को कम भी कर देती है लेब्राडोर करंट, या शायद यहाँ पे आती हो, मुझे भी याद नहीं है, तो वो बता देंगे यहाँ पे। इतना बात आपको समझ में आ गया। ऑल दीज फैक्टर्स, जो जितने भी ये फैक्टर्स हैं, एक प्रकार से ओशियन करंट को क्या करते हैं कि लोकली क्या कर रहे हैं, इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। ओके, तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में